0 डिग्री ठंड में आंगन में एक रजाई में सोने वाला ससुराल। बाप रे बाप, माँ जी आजकल तो ठंड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। हाँ बहू, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। दिन में तो एक बार गुजारा हो जाएगा, रात का समझ नहीं आ रहा कैसे होगा गुजारा। हमारे घर में तो एक भी रजाई नहीं है और ठंड हो या गर्मी हमें बाहर ही सोना पड़ता है। अब अगर गलती से भी रात में बर्फ वाली ठंड पड़ गई तो मेरी तो हालत खराब हो जानी है। मुझे तो लगता है भाभी, हम पहाड़ पर ठंड से बर्फ में जमकर मर ना जाएं। कुछ सोच समझ कर बोला कर, कुछ भी बोल देती है। किसी को कुछ नहीं होगा, जल्दी सब सही हो जाएगा। आज परेशानी है इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा परेशानी ही रहेगी ना। बेटा, अरे घर में एक भी रजाई नहीं है और 0 डिग्री वाली ठंड पड़ने वाली है। ऐसे में खुले आंगन में सोना हराम हो जाएगा। हाँ बाबूजी, मैं समझता हूँ। वैसे भी अब घर में कुछ दिनों में नई बहू भी आने वाली है, तो एक रजाई घर में होना जरूरी है। हाँ माँ जी, सही कह रही हो आप। चलो अब खाना वाना हो गया है, मैं बिस्तर लगा देती हूँ। आज तो ऐसे ही सोना पड़ेगा। जिसके बाद पूजा जमीन पर प्लास्टिक की बोरियां बिछाकर उसके ऊपर बिस्तर लगा देती है और खुले आसमान में 0 डिग्री की ठंड में सभी एक पतली चादर ओढ़कर सो जाते हैं। ये एक दिन का नहीं था। गर्मी हो या ठंड, रमेश जी का परिवार ऐसे ही गुजारा करता था। वो बहुत ही ज्यादा गरीब थे, आमदनी के ज्यादा साधन नहीं थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। एक शाम, मुझे तो नहीं लग रहा कि हमारी शादी होने वाली है। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा नीलम कि इतनी जल्दी हमारी शादी होने वाली है। अच्छा सुनो, ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है तो कम से कम रजाई का इंतजाम कर लेना, ताकि ठंड में हमें परेशान ना होना पड़े। रजाई का नाम सुनकर पुनीत के चेहरे का रंग उड़ जाता है। रजाई कहाँ से लाऊंगा? यहाँ तो खाने के लिए परेशानी है और नीलम को जैसा लग रहा है यहाँ आकर पता नहीं वो एडजस्ट कर पाए या नहीं। ठीक है नीलम, तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। जिसके बाद पुनीत फोन काट देता है। भैया से बात करता हूँ, शायद कोई उपाय निकाले। जिसके बाद पुनीत अपने भाई के पास जाता है। क्या हुआ भाई, आज बड़ा परेशान नजर आ रहा है? हाँ भैया, घर में रजाई नहीं है, रात भर सभी को ठंड में सोना पड़ता है। ऐसे ही रहा तो घर में धीरे धीरे सब बहुत ज्यादा बीमार हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं, हो रहे हैं भाई। माँ बाबू जी के तो घुटनों में जकड़न रहती है, गला फंसा फंसा रहता है। अब क्या कर सकते हैं? अभी नीलम से बात हुई, वो कह रही थी कम से कम घर में रजाई तो होनी ही चाहिए। अब मुझे डर लग रहा है कि अगर घर में रजाई नहीं हुई तो वो शादी के बाद मुझे छोड़ के चली ना जाए। अरे भाई, ये तो अलग ही मुसीबत है। मैं सोच रहा हूँ ऐसा है तो कहीं ना कहीं से उधार लेकर रजाई बनवा लेते हैं। बाजार में रजाई बहुत महंगी है, रजाई बनवा लेंगे तो कम से कम हमारे परिवार वालों को भी सुकून हो जाएगा, रोज रोज ठंड से परेशान नहीं होना पड़ेगा। हाँ भैया, मैं भी यही सोच रहा था। जिसके बाद पुनीत और प्रेम दोनों अपने दोस्तों से कुछ पैसे उधार लेते हैं। भैया ये लो, मैंने कुछ पैसे अपने दोस्तों से मांगे हैं। मैंने भी कुछ पैसे यहाँ वहां से मांगकर जुगाड़ किए हैं। रजाई भर का पैसा तो इकट्ठा हो ही गया है भाई, अब चलकर जल्दी से रजाई बनवा लेते हैं। जिसके बाद प्रेम और पुनीत रजाई वाले के यहाँ जाते हैं और उसे एक बड़ी सी रजाई सिलवाते हैं, जिससे उसका परिवार आराम से उस बड़ी रजाई में सो सके। बढ़िया है कि हमने इतनी बड़ी सी रजाई बनवाई है। छोटी छोटी रजाई होती तो रजाई में हवा घुसती और 0 डिग्री ठंड में फिर भी सब घर वाले परेशान होते। हाँ भैया, सही कह रहे हो। पुनीत और प्रेम रजाई का ऑर्डर देकर चले जाते हैं और कुछ दिनों बाद आकर ले जाते हैं। जब तक रजाई नहीं आती तब तक घर वाले ऐसे ही खुले आसमान में तेज ठंड में सिर्फ एक चादर ओढ़कर सोते रहते हैं, जिससे घर में सभी की तबीयत खराब रहती है, बुखार रहता है। माँ पापा देखो, हम नई रजाई ले आए, अब आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे देवर जी, इतनी बड़ी रजाई कहाँ से ले आए आप? ये तो बहुत ही बढ़िया है और किफायती है। अच्छा हुआ ले आए, वरना ठंड में हमें ऐसे ही सिकोड़ कर सोना पड़ता। देखो तो हालत खराब है। हाँ भाभी, चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। अब हम ठंड से पूरी तरह तो नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो बच ही पाएंगे। हाँ भाई, सही कह रहा है तू। वहीं अब घर में सभी लोग खुले आसमान में 0 डिग्री ठंड में रजाई ओढ़कर सोने लगते हैं। वाह भैया, ये रजाई तो काफी ज्यादा गर्म है। अच्छा हुआ आप लोग ये रजाई ले आए, वरना हमारी तो ठंड से दिन ब दिन हालत खराब हो रही थी। मुझे तो ठंड बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी, फिर भी जैसे तैसे बहुत कंट्रोल किया। सही कह रही है संजना, थैंक यू बेटा। शाम में सभी खाना खाते हैं और बहू बड़ी ही खुशी से आज बिस्तर लगाती है। आज तो उम्मीद है कि हम सभी चैन से सो पाएंगे। बेटा, एक रजाई घर आने से ठंड से पूरी तरह नहीं बचा जा सकता है। हाँ, ये है कि थोड़ी राहत तो मिलेगी ही। हाँ पापा जी, मैं भी उसी की बात कर रही थी। वैसे भी यहाँ इतनी ठंड है कि ठंड में ऐसे बिना रजाई के चादर में सोने से हालत खराब हो गई थी। जिसके बाद सभी लोग खुले आंगन में रजाई ओढ़कर सो रहे थे।
तभी एक पड़ोसन अपनी खिड़की से सभी को रजाई ओढ़कर सोते हुए देखती है और अगले दिन मोहल्ले में। पता है मालती, कांति, ये हमारे पड़ोसी थोड़े पागल हैं यार। कल ये लोग खुले आसमान में आंगन में रजाई ओढ़कर सो रहे थे और वो भी रात का टेम्परेचर 0 डिग्री था। इतनी ठंड में भी इन्हें नींद कैसे आ जाती है? भगवान जाने कैसे आती है इन्हें नींद। इन्हें तो देख कर दिमाग खराब हो जाता है। अभी क्या है, अभी तो नई बहू आएगी, फिर देखना वो कहाँ सोती है। ये पूजा तो सह गई इनकी छोटी बहू। मुझे नहीं लगता कि ससुराल में ये सब सह पाएगी। देखते हैं क्या होता है। जिसके बाद सारी पड़ोसनें अपने काम में लग जाती हैं। कुछ दिनों बाद तय मुहूर्त पर पूरे रीति रिवाज के साथ पुनीत और नीलम की शादी हो जाती है और नीलम पुनीत की बीवी बनकर विदा होकर आती है। देवरानी जी, नए ससुराल में आपका स्वागत है। जिसके बाद सुगंधा जी अपनी नई बहू की आरती उतारती हैं, उसका गृह प्रवेश करवाती हैं। घर में 2 ही कमरे थे, एक रसोई घर और एक ऐसा कमरा जहां घर का सारा सामान और कपड़े रखे थे। माँ जी, देवरानी जी को उसी कमरे में बिठा दूं मैं? हाँ ठीक है बेटा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद पूजा अपनी देवरानी को ले जाकर एक कमरे में बिठा देती है। नीलम, तुम यहाँ आराम करो, मैं अभी आती हूँ। जिसके बाद पूजा रसोई में जाकर खाने की तैयारियां देखने लगती है और शाम में वो सभी को खाना परोस कर खिलाती है और बिस्तर लगाती है। आज तो मेरी और पुनीत जी की पहली रात है। यकीन नहीं हो रहा, मेरी शादी हो गई है। कितनी जल्दी सब कुछ बदल गया। चलो सही है, इतना अच्छा पति मिला है और क्या चाहिए। बस ननद जी यहाँ आकर मुझे अपने साथ ले जाए, मुझे मेरा कमरा दिखा दे। नीलम ये सोच रही थी कि तभी पूजा वहाँ आती है। चलो देवरानी जी, सोने चलते हैं। नींद आ रही थी ना आपको, चलो अब रेस्ट करो। चलो, फाइनली कोई तो आया बुलाने के लिए। जिसके बाद नीलम पूजा के साथ चली जाती है। बहुत दिनों से सपना देखा था, ससुराल जाऊंगी, खुशी से पति और ससुराल वालों के साथ रहूंगी। फाइनली अब वो सपना पूरा होने जा रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मैं अपनी वो लाइफ जीने जा रही हूँ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। वाह नीलम। नीलम मनी मन खुद से बात करते हुए बहुत खुश हो रही थी और पूजा के साथ जैसे ही नीलम आंगन में आती है, बाहर का दृश्य देखकर वो बिल्कुल हैरान हो जाती है। दीदी, ये क्या है? खुले आसमान में बिस्तर? आप लोग सोते कैसे हो ऐसे खुले आसमान में? ये हमारे लिए नहीं है ना? पक्का गाय भैंस बंधी होगी, उनके लिए होगा। अरे नीलम, अचानक से तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? ये बिस्तर पर अगर गाय या भैंस सोएंगी तो हम कहाँ सोएंगे? ये हम सब के सोने के लिए है। दीदी, हम सब का मतलब मैं भी? हाँ, तुम भी। देखो नीलम, हम रोज खुले आसमान में सोते हैं। आंगन में एक ही रजाई है, सब लोग घुसकर सोते हैं और अब तुम्हें भी ऐसे ही सोना पड़ेगा। दीदी, एक रजाई में इतना बड़ा परिवार कैसे पॉसिबल है? नीलम बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और तभी सुगंधा जी वहाँ आ जाती हैं। बहू, क्या हो रहा है यहाँ? और अब नीलम बहू, तू नई है, यहाँ आकर तूने ये क्या हंगामा शुरू कर दिया है? मम्मी ने सिखाया नहीं ससुराल में कैसे रहना है? देख बेटा, हम अच्छे से समझते हैं, लेकिन हमारा घर देख कितना खुला है। सारी पड़ोसनों की नजर हम पे ही रहती है। सास के समझाने पर नीलम एकदम चुप हो जाती है, लेकिन अब उसके मन में ये बात खाई जा रही थी कि वो खुले आसमान में इतनी बर्फीली 0 डिग्री की ठंड में कैसे रहेगी, कैसे सोएगी। नीलम अंदर से घबरा गई थी। सभी के रजाई ओढ़कर सोने के बाद नीलम भी बिस्तर के एक कोने में जाकर पुनीत के बगल में लेट जाती है। ये क्या है जी? आपने बोला था रजाई बनवा लेंगे, यही रजाई बनवाई है? हाँ, क्योंकि घर में ओढ़ने के लिए भी नहीं थी, तो मैंने सोचा क्यों ना बड़ी रजाई बनवा लेते हैं, सब ओढ़कर सो सकेंगे आराम से, ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। पुनीत की बात सुनकर नीलम सिर पकड़ लेती है। आप रहने दो। एक तो मेरी शादी की पहली रात है और शादी की पहली रात ऐसे ठंड में गुजारनी पड़ेगी, मैंने जीवन में नहीं सोचा था। थैंक यू पतिदेव, इतना बढ़िया सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए। नीलम गुस्से से आग बबूला हुई जा रही थी, लेकिन बेचारा पुनीत क्या कर सकता था। पूरे परिवार के बीच पुनीत नीलम को समझाने में भी सहज महसूस नहीं कर पा रहा था। ऐसी पूरी रात बीत जाती है। 0 डिग्री ठंड से पूरी रात नीलम सो नहीं पाती और उसके हाथ पैर सुन्न पड़े हुए थे। शरीर ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। घर के बाकी लोग आराम से रजाई ओढ़कर सो रहे थे और इतनी ठंड होने के बाद भी वो लोग जैसे तैसे अपनी नींद पूरी कर रहे थे। अगले दिन, बहू, आज तेरी पहली रसोई है। जी माँ जी, क्या बनाना है बताओ, मैं बना दूंगी। बहू, हलवा बना दे, वो बढ़िया रहेगा। और रही बात खाना बनाने की तो दाल चावल या खिचड़ी कुछ बन जाएगा। ठीक है माँ जी। जिसके बाद नीलम ठंड से कांपते हुए ससुराल वालों के लिए हलवा तैयार करती है और सभी को खाने के लिए देती है। वाह नीलम, तुमने हलवे में ऐसा क्या डाला कि हलवा इतना टेस्टी बना है? कुछ नहीं, बस घर में रवा और चीनी थी तो वही है। बस रवे को सौंधा होने तक अच्छे से पकाकर फिर हलवा बनाया है मैंने। नीलम, बहुत टेस्टी बनाया हलवा, सच में। ये लो तुम्हारा पहली रसोई का नेक।
इतना कहकर प्रेम नीलम को उसकी पहली रसोई का नेक देता है, जिसके बाद एक एक करके सभी नई बहू की खूब तारीफ करते हैं और ससुर जी और प्रेम जेब से पैसे निकालकर बहू की पहली रसोई का नेक देते हैं। थैंक यू जेठ जी और भैया। नीलम सभी को और हलवा खिला रही होती है, तभी अचानक से सुगंधा जी बहू का हाथ पकड़ती है। उसे बहुत जोरों का बुखार था। बहू तुझे बुखार कैसे आ गया? अभी कल तक तो तू ठीक थी एकदम, आज अचानक से इतना तेज बुखार? हाँ माँ जी, वो ठंड बहुत है ना यहाँ। कल रात को ठंडी के कारण मेरी हालत खराब हो गई थी। ये गरीबी ऐसी चीज ही है, माफ करना बहू, हमारी वजह से अब तुझे भी परेशानी होगी। तुझे भी वो सब झेलना पड़ेगा जो हम सब झेल रहे हैं। कोई ना माँ जी, मैं संभाल लूंगी। जिसके बाद नीलम वहां से चली जाती है और हलवे के बर्तन धोकर रख देती है। वहीं दोपहर के समय फिर से नीलम रसोई में जाकर सभी के लिए दाल चावल बनाने लगती है कि तभी जेठानी वहां आकर नीलम को टोक देती है। अरे नीलम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और इस तरह देखो, अभी नई नवेली हो, परेशान मत हो, जाकर आराम करो। जो भी काम होगा मैं कर लूंगी। आखिर करना तो हम दोनों को ही है, चाहे जैसे करें। जेठानी की बात सुनकर नीलम मुस्कुरा देती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। कुछ दिन नीलम ससुराल में बिल्कुल काम नहीं करती, फिर धीरे धीरे जैसे हाथों की मेहंदी उतर जाती है वो भी पूजा के तरह काम करने लगती है। वहीं रोज रात को सभी खुले आंगन में 0 डिग्री टेम्परेचर में एक रजाई ओढ़कर सोते थे, जिस कारण घर वालों को बड़ी परेशानी होती है। एक रात जब सभी रजाई ओढ़कर सो रहे थे तो हे भगवान, इतनी ठंड क्यों लग रही है? ऐसा लग रहा है मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। ओह, किसी ने रजाई खींच ली है, रजाई भी छोटी है। इतना कहकर नीलम रजाई अपने ओर खींच लेती है और दूसरे साइड सोए हुए ससुर जी की नींद खुल जाती है और वो ठंड से कांपने लगते हैं। अरे बाप रे, इस बुढ़ापे में कौन मुझे मारना चाहता है? इस बर्फीले तूफानी बिस्तर पर ऐसे ही इतनी ठंड लग रही है और अब रजाई भी किसी ने खींच ली। जिसके बाद रमेश जी फिर से रजाई अपनी ओर खींच लेते हैं और नीलम को फिर से परेशानी होती है। ये एक दिन का नहीं था, रोज का यही हाल था। वहीं इतनी ठंडी में सोने के कारण घर में रोज किसी न किसी की तबीयत खराब रहती थी। रात की उस ठंड ने जैसे पूरे घर को हिलाकर रख दिया था। एक रजाई, 7 लोग और ऊपर से खुले आसमान में गिरती बर्फ जैसी ठंड। नीलम की नींद बार बार टूट रही थी, हाथ पैर सुन्न हो चुके थे, दांत आपस में टकरा रहे थे, शरीर कांप रहा था, लेकिन वो आवाज भी नहीं निकाल पा रही थी। ये कैसी जिंदगी है? शादी के बाद जो सपने देखे थे वो तो एक ही रात में टूट गए। क्या हर रात ऐसे ही कटेगी? सुबह होने से पहले ही नीलम की आंख खुल जाती है। आसमान हल्का हल्का नीला होने लगा था। ओस की बूंदें जमीन पर बिछी प्लास्टिक की बोरियों को और ठंडा बना चुकी थी। नीलम उठने की कोशिश करती है, लेकिन शरीर साथ नहीं देता है। जी पुनीत जी। क्या हुआ नीलम, तुम ठीक तो हो? बहुत ठंड लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में जान ही नहीं बची। पुनीत उठकर नीलम का माथा छूता है। उसका माथा तप रहा था। हे भगवान, नीलम को तो तेज बुखार है। पूजा और सुगंधा भी उठ जाती है। बहू, बहू को क्या हुआ? माँ जी, नीलम को बहुत तेज बुखार है। सुगंधा जी का चेहरा भर आता है। उन्हें अपनी गरीबी पहली बार इतनी ज्यादा चुभने लगती है। हे भगवान, मेरी गरीबी मेरी बहू को बीमार कर रही है। नीलम को सुबह सुबह गांव के छोटे से वैद्य के पास ले जाया जाता है। दवा तो मिल जाती है, लेकिन डॉक्टर साफ साफ बोल देता है, जब तक इसे ठंड से बचाओगे नहीं, ये बार बार बीमार पड़ेंगी। ये बात नीलम के दिल में बैठ जाती है। नीलम का फैसला उस रात फिर वही हाल था। एक रजाई, ठंड और सबके बीच खींचतान। लेकिन आज नीलम चुप नहीं थी। माँ जी। हाँ बहू, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सब लोग चुप हो जाते हैं। मैं जानती हूँ आप लोग गरीब हैं। मैं भी अमीर घर से नहीं आई हूँ, लेकिन रोज इस तरह खुले में सोकर हम सब अपनी सेहत खराब कर रहे हैं। नीलम सही कह रही है माँ जी। अगर पक्के कमरे नहीं बन सकते तो कम से कम एक छोटा सा झोपड़ा, घास फूस का घर तो बनाया जा सकता है ना। सुगंधा जी हैरान रह जाती हैं। पर बहू, पैसा मैं कमाऊंगी माँ जी। ये सुनकर पूरा आंगन सन्न रह जाता है। बहू, ये सब आसान नहीं होता। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। घास का घर बनाने की शुरुआत अगले ही दिन नीलम गांव की औरतों के साथ खेतों की तरफ जाती है। सूखी घास काटती है, बांस इकट्ठा करती है। दिन में खेत, शाम में घर का काम करती है। अगर आज मेहनत नहीं की तो कल फिर वही ठंड, वही बीमारी। पूजा भी नीलम का साथ देने लगती है। देवरानी, अकेली नहीं हो तुम, मैं भी हूँ। दोनों बहुएं मिलकर दिन रात मेहनत करती हैं और हाथों में छाले पड़ जाते हैं। कमर दर्द से झुक जाती है, लेकिन हौसला नहीं टूटता। कुछ ही दिनों में आंगन के एक कोने में घास फूस का छोटा सा घर खड़ा हो जाता है। माँ जी देखो, अब हम ठंड से बच जाएंगे। सुगंधा जी नीलम को गले लगा लेती हैं।
भगवान तुझे खुश रखे बहू, तो इस घर की लक्ष्मी है। पहली बार घर के अंदर सोना। उस रात पहली बार पूरा परिवार घास के घर के अंदर सोता है। आज तो ठंड आधी लग रही है। भाभी आज नींद आएगी। नीलम चुपचाप सबको सोते देखती है। उसकी आंखों में संतोष है। कुछ दिनों बाद नीलम पुनीत से बात करती है। जी खेत खाली पड़े हैं, अगर हम थोड़ी मेहनत करें तो सब्जी उगा सकते हैं। पर तुम्हें खेती आती है? मेरे मायके में करती थी। नीलम और पुनीत मिलकर खेत में काम शुरू करते हैं। सर्दी, धूप, मिट्टी से सने हाथ। धीरे धीरे खेत हरा होने लगता है। पालक, सरसों, मटर, नीलम सब्जियां बाजार में बेचती है और पहली कमाई से। माँ जी ये पैसे रख लो। समय बीतता है, कमाई बढ़ती है। घास के घर की जगह धीरे धीरे कच्चा पक्का घर बनता है। एक सर्द रात, लेकिन आज पूरा परिवार पक्के कमरे में अलग अलग बिस्तर पर सो रहा है। अगर उस दिन ये बहू इस घर में नहीं आती तो शायद हम आज भी आंगन में ठंड से कांप रहे होते। सही कहा आपने, नीलम ने इस घर को बनाया है। नीलम दरवाजे पर खड़ी सबको देखती है। संघर्ष ने मुझे तोड़ा नहीं, मजबूत बनाया है। घास का घर बन जाने के बाद परिवार को थोड़ी राहत जरूर मिली थी, लेकिन गरीबी की असली परीक्षा अभी बाकी थी। ठंड से बचने के लिए सिर पर छत आ गई थी, पर पेट की आग वो रोज जलती थी। एक सुबह रमेश जी बिस्तर से उठ नहीं पाए। हे भगवान, आज फिर रमेश जी की सांस ठीक से नहीं चल रही है। नीलम दौड़ कर आती है। बाबूजी, आंखें खोलिए बाबूजी। रमेश जी की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। ठंड, उम्र और लगातार कमजोरी सब एक साथ हमला कर चुके थे। डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर, मतलब पैसे? जेब में सिर्फ 300 रुपए है। पूरा आंगन चुप हो जाता है। अगर बाबूजी को कुछ हो गया तो? नीलम सबको देखती है और उसकी आंखों में डर है, लेकिन उससे ज्यादा फैसला। मैं बाबूजी को कुछ नहीं होने दूंगी। बहू, पर कैसे? नीलम बिना कुछ कहे अंदर जाती है और थोड़ी देर बाद हाथ में अपनी शादी की चांदी की पायल लेकर बाहर आती है। नीलम, ये क्या कर रही हो? ये मेरी नहीं, इस घर की जरूरत है। पूजा के हाथ कांपने लगते हैं। पर यह तो तेरी शादी की निशानी है। अगर बाबूजी रहे तो निशानियां फिर बन जाएंगी। नीलम वो पायल बेच देती है। डॉक्टर आता है, दवा शुरू होती है। समय पर ले आए हो, वरना बहुत देर हो जाती। ये शब्द सुनकर नीलम की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। दूसरे दिन पड़ोसने फिर इकट्ठा होती हैं। सुना है नई बहू ने अपने गहने बेच दिए। अरे अब क्या ही बचेगा इसके पास। आज गहने गए हैं, कल इज्जत जाएगी। ये सारी बातें नीलम के कानों तक पहुंचती हैं। रात को, जी क्या मैंने गलत किया? नहीं नीलम, तुमने जो किया वो कोई नहीं कर सकता था। लेकिन परीक्षा भी खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद तेज बारिश होती है। घास का घर टपकने लगता है। बहू, पानी अंदर आ रहा है। रात भर नीलम, पूजा और संजना बाल्टी बदलती रहती हैं। अगर अभी नहीं संभाला तो फिर वही आंगन, वही ठंड। नीलम की आखिरी हिम्मत। अगली सुबह नीलम खेत में जाती है। अब सिर्फ घर नहीं, मजबूत भविष्य बनाना है। वो पास के कस्बे में सब्जी सीधे बेचने का फैसला करती है। अगर रोज सप्लाई करोगी तो दाम अच्छे मिलेंगे। नीलम और पुनीत सुबह 4 बजे उठने लगते हैं। अंधेरे में खेत, ठंड में कांपते हाथ, सब्जी की टोकरियां पसीने से भीगी होती है। नीलम और पुनीत सुबह 4 बजे उठने लगते हैं। अंधेरे में खेत, ठंड में कांपते हाथ, सब्जी की टोकरियां, पसीने से भीगा चेहरा। बाजार में पहली बड़ी बिक्री। पहली बार नीलम के हाथ में ठोस पैसे आते हैं। अब ठंडी भी हमें नहीं डरा पाएगी। कुछ समय बाद में घास के घर के ऊपर टीन की छत लग जाती है। बहू, तूने इस घर को बचा लिया। सुगंधा जी नीलम के पैर छू लेती है। आज से तू सिर्फ बहू नहीं, इस घर की बेटी है। नीलम की आंखों में आंसू हैं, लेकिन ये आंसू हार के नहीं, जीत के हैं। कहते हैं ना, जब इंसान चुपचाप मेहनत करता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ बातें बनाने वालों को होती है। नीलम ने बोलना छोड़ दिया था। अब उसका जवाब उसका काम देने लगा था। एक सुबह नीलम और पुनीत सुबह 4 बजे उठ चुके थे। आसमान अभी भी काला था। ठंडी हवा चल रही थी। आज देर नहीं करनी है, आज मंडी में रेट अच्छे मिलेंगे। उसी समय पास वाली खिड़की खुलती है। अरे देखो रे मालती, नई बहू फिर खेत भाग रही है। घर संभालने आई थी या मजदूरी करने? गरीबी में इज्जत कहाँ होती है सुषमा, पेट के लिए सब करना पड़ता है। नीलम ने सुना, लेकिन रुकी नहीं। मंडी का सीन, सब्जी मंडी में चहल पहल थी। नीलम अपनी सब्जी सजा देती है। बहू, आज तेरी सब्जी सबसे ताजी है। रेट तय होते हैं। पहली बार नीलम की सब्जी सबसे पहले बिक जाती है। आज का दिन मेरे लिए नहीं, इस घर के लिए है। शाम को नीलम के घर से एक मजदूर निकलता है, हाथ में सीमेंट की बोरी। अरे ये सीमेंट कहाँ से आया? अभी तो ये लोग घास के घर में रहते थे। अगले दिन ईंटें आती हैं, रेत आती है। इतने पैसे कहाँ से आए?
जरूर कहीं से धार लिया होगा। नीलम चुपचाप मजदूरों को पानी देती है। भैया छत मजबूत रखना, अब बारिश में डर नहीं चाहिए। एक दिन नीलम पानी भरने कुएं पर जाती है। बहू सुना है पक्का घर बन रहा है। अरे वाह, इतनी जल्दी तरक्की। हाँ चाची, मेहनत जल्दी रंग दिखा देती है। सुषमा जवाब ढूंढती रह जाती है। पड़ोसनों की जलन चरम पर। एक हफ्ते बाद नीलम के घर बिजली का कनेक्शन लगता है। इनके घर बिजली? हमारे घर में तो अभी तक नहीं आई। शाम को नीलम के घर से हल्दी धनिया की खुशबू आती है। आज इनके यहाँ कुछ खास पक रहा है। दरवाजा खुलता है। चाची सब्जी ज्यादा बन गई है, ले जाओ ना। तीनों पड़ोसने एक दूसरे का मुंह देखती हैं। सबसे बड़ा तमाचा गांव की पंचायत में एक योजना आती है, स्वावलंबन महिला समूह। नीलम बहू, तेरा नाम सबसे पहले आया है। सुषमा, मालती, कांति तीनों के चेहरे उतर जाते हैं। नीलम बहू ने अपने दम पर घर खड़ा किया है, खेती बढ़ाई और दूसरों को भी काम दिया। पूरा गांव तालियां बजाता है। सुषमा का सिर झुक जाता है। शाम को सुषमा खुद नीलम के दरवाजे आती है। बहू, गलत बोल दिया था मैंने। नीलम पानी का गिलास आगे बढ़ाती है। चाची मेहनत बोलती है, इंसान नहीं। सुषमा बिना कुछ बोले पानी पीती है। दरवाजा बंद होता है। नीलम आसमान की तरफ देखने लगती है। आज किसी का मुंह बंद हुआ है, कल किसी और की जिंदगी खुलेगी। समय बदल रहा था लेकिन संघर्ष अभी जिंदा था। नीलम का सपना अब आधा सच बन चुका था। कच्ची दीवारें खड़ी थी, टीन की छत लग चुकी थी, लेकिन पक्का घर अभी भी दूर था। एक सुबह नीलम आंगन में खड़ी आधी बनी दीवारों को देख रही थी। इतनी दूर आकर अगर रुक गए तो फिर वही ठंड, वही डर। नहीं, अब पीछे नहीं हटूंगी। उसी समय प्रेम तेजी से अंदर आता है। बाबूजी की तबीयत फिर बिगड़ गई है। नीलम भागकर अंदर जाती है। बहू, अगर मैं न रहा तो तू ये घर पूरा कर देना। नीलम की आंखों से आंसू गिर पड़ते हैं। आप कुछ नहीं कहेंगे बाबूजी, आप रहेंगे और इसी घर में रहेंगे। अगले हफ्ते तेज आंधी और बारिश आती है। अधूरी दीवार भरभरा कर गिर जाती है। भाभी, सब टूट गया। नीलम मलबे के बीच खड़ी थी। कीचड़ में सने कपड़े, हाथ कांप रहे थे। भगवान, हर बार आखिरी कदम पर क्यों रोक देते हो? सुगंधा जी नीलम के पास आती है। बहू, अब और मत सह, जो है उसी में गुजारा कर लेंगे। नीलम पहली बार थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। रात। नीलम बाहर आंगन में बैठी है। आसमान में तारे हैं, ठंडी हवा चल रही है। अगर आज हार मान ली तो मेरी आने वाली जिंदगी यहीं रुक जाएगी। सुबह होते ही नीलम पुनीत के सामने खड़ी होती है। जी, मैं महिला समूह से लोन लूंगी। लोन? अगर चुका ना पाई तो मेहनत दुगना करूंगी। पूजा आगे बढ़ती है। नीलम अकेली नहीं है, मैं भी उसके साथ हूँ। संजना, प्रेम सब साथ खड़े हो जाते हैं। लोन मिल जाता है। काम फिर शुरू होता है। नीम में सीमेंट डालती नीलम, धूप में ईंटें उठाती पूजा, खेत में पुनीत, रात को हिसाब करती नीलम, बीमार बाबूजी को दवा देती बहू। दिन रात महीने बीत जाते हैं। वो दिन एक सुबह सूरज की किरणें नए घर की पक्की दीवारों पर पड़ती है। भाभी, घर बन गया। नीलम दीवार को हाथ लगाती है। पक्का, मजबूत, सच्चा। ये सिर्फ घर नहीं है, ये मेरी हिम्मत है। रमेश जी को सहारा देकर नए घर के अंदर लाया जाता है। बहू, मैं चैन से मर सकता हूँ अब। आप यहीं जिएंगे बाबूजी। सुगंधा जी नीलम की आरती उतारती हैं। आज तो इस घर की मालकिन है। नीलम घर के बीच खड़ी होती है। जिस आंगन में ठंड से कांपी थी, आज उसी जमीन पर पक्का घर खड़ा है। बाहर से वही पड़ोसनें देख रही होती हैं। कोई ताना नहीं, कोई हंसी नहीं, सिर्फ खामोशी। नीलम दरवाजा बंद करती है। संघर्ष ने मुझे तोड़ा नहीं, उसने मुझे घर दिया। और उस दिन के बाद से कभी ससुराल वालों को गरीबी नहीं देखनी पड़ती। कभी ठंड में 0 डिग्री में आंगन में नहीं सोना पड़ता। और सभी खुशी से रहने लगते हैं। अब सभी अपने रजाई और अपने कमरे में हैं। अब सभी खुशी से सोते हैं, जिस वजह से अब बहू को भी ठंड में आंगन में सोना नहीं पड़ता है।